ही का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू हो उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें हिस्सा हैं इस शो का। शुरुआत करेंगे बैंकों की खबर के साथ। जुर्माने को कमाई का जरिया ना बनाएं बैंक, आरबीआई ने यह हिदायत दी है। क्यों दी है, क्या हिदायत है, इसको समझेंगे। ऑनलाइन दवा बेचने के लिए बनेंगे नियम, इस पर बैठक होने वाली है। किस तरीके के नियम आ सकते हैं ये समझेंगे। विदेशी कंपनियों को आयकर विभाग का नोटिस, क्यों गया, किनको गया, किस वजह से गया, ये जानेंगे। क्या वाकई कम हुई महंगाई? कल रिटेल महंगाई के आंकड़े आए, आंकड़े समझेंगे, उनकी परतें खोलेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ है महंगाई के आंकड़ों के भीतर। किस सेक्टर की फैक्ट्रियां पड़ी सुस्त? कल औद्योगिक उत्पादन का भी आंकड़ा आया। फैक्ट्रियों में पता चलेगा कौन से सेक्टर की फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो थोड़ी सुस्त हैं। और बदहाल हुआ पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान को राहत पैकेज नहीं मिल रहा आईएमएफ से। आईएमएफ ने तरक्की का अनुमान भी घटा दिया है। क्या कुछ हालात हैं वहां, क्यों राहत पैकेज नहीं मिल पा रहा है, ये पता चलेगा आज के मनी सेंट्रल में आप लोगों को। खबरें कुछ और भी हैं। शुरुआत बैंकों की खबर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगाह किया है कि कर्ज की किस्त चूकने पर होने वाली देरी के बाद जो जुर्माना लगाया जाता है, बैंक उसे कमाई का जरिया ना बनाएं। रिजर्व बैंक ने इस तरह के जुर्माने के लिए बैंकों को नए दिशा निर्देश भी जारी किए, जिनमें कहा गया है कि बैंक अब कर्ज के ब्याज और डिफॉल्ट पर जुर्माने से जुड़े नियमों में अतिरिक्त शर्तें नहीं जोड़ पाएंगे। सर, क्या है ये पूरा मसला, क्या पूरा मामला है? रिजर्व बैंक और बैंकों के बीच इसे लेकर पिछले करीब 1 साल से खींचतान चल रही है। जो भी कर्ज लेने वाला व्यक्ति अगर समय पर अपना इंस्टॉलमेंट या समय पर अपनी किस्त नहीं चुकाता है तो बैंकों को इस बात की छूट है, आज़ादी है कि वो उसके ऊपर एक दंडात्मक शुल्क या पीनल चार्ज लगा दें और उस पीनल चार्ज को लगाने की वसूली कर सकें। लगातार इस तरह की शिकायतें रिजर्व बैंक के पास पहुंच रही हैं कि बैंकों ने इसको एक रेवेन्यू ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कई जगह बैंक इसको मूलधन में जोड़ रहे हैं, कई जगह बैंक इसको ब्याज में जोड़ रहे हैं। इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने इस बात का आदेश दिया था कि इसे मूलधन और ब्याज में शामिल नहीं किया जाएगा। ये अलग से एक दंडात्मक शुल्क है अगर कोई व्यक्ति समय पर अपनी किस्त नहीं चुका पाया है, चूक गया है। अब रिजर्व बैंक ने इस बात को पर और दोबारा आदेश जारी किए और ये कहा है कि पिनल इंटरेस्ट जो भी लगाया जाता है, जो दंडात्मक ब्याज लगाया जा रहा है जुर्माने के तौर पर, वो किसी भी तरीके से बैंकों को अपने राजस्व के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी इसके जरिए उन्हें अतिरिक्त कमाई की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि बैंकों के पास इस बात की सुविधा है कि वे पीनल इंटरेस्ट की क्या दर है उसे तय करें। अलग अलग बैंक अपने हिसाब से दंडात्मक ब्याज की शुल्क की दर तय कर सकते हैं, पर उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसके बारे में स्ट्रिक्ट में रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कानून जो नियम है, उनका पालन किया जाए। मनमाने ढंग से दंडात्मक शुल्क या जो पीनल इंटरेस्ट है वो नहीं लगाया जाए। केंद्र सरकार ऑनलाइन दवा बेचने को लेकर जल्द नए नियम लागू कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जल्द ही ऑनलाइन दवा बेचने वाली ई फार्मेसी कंपनियों से मुलाकात की योजना बना रहे हैं। मुलाकात के दौरान ई फार्मेसी कंपनियों के लिए नियमों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सरकार ई फार्मेसी कंपनियों पर सख्त नियम लागू कर सकती है। सर, इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, पहला मामला, और किस तरीके के नियम आ सकते हैं? ई फार्मेसी कंपनियां जिनके बारे में आप परिचित हैं, जैसे कि अगर नाम लें तो 1mg है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, नेटमेट्स है, प्रैक्टो है, अपोलो है, ये जो ऑनलाइन कंपनियां जिनसे आपको दवा मिलती है, इन्हें लेकर कंपनियों और उद्योग और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच गहरा मतभेद है और मतभेद काफ़ी खुलकर सामने आ गया है। ये उभरता हुआ क्षेत्र है। हमने हाल फिलहाल में इसमें कुछ बड़े अधिग्रहण भी देखे जिनमें कंपनियों ने अधिग्रहण भी किया, लेकिन अब इन कंपनियों के कामकाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को इनके तौर तरीकों पर बहुत संदेह हो रहा है। संदेह किस वजह से हो रहा है? डीजीसीआई ने, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उसने 20 अलग अलग ई फार्मा कंपनियों को हाल फिलहाल में नोटिस भेजे थे इस साल की शुरुआत में, और उनसे ये कहा था कि जो वो बल्क डिस्काउंटिंग कर रही हैं अपने दवाओं पर, उसका तौर तरीका क्या है। ये कंपनियां दवाओं पर बाकी रिटेलर्स की तुलना में बड़े पैमाने पर डिस्काउंट देती हैं अगर आप इनसे दवाएँ खरीदेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस प्रक्रिया से बहुत सहमत नहीं है। उसका मानना यह है कि ये बिजनेस प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियां इससे बाजार को भी बिगाड़ रही हैं और दवा की जो बिकने की प्रक्रिया है उसे भी प्रभावित कर रही हैं। इस नोटिस के बाद अब
ई कॉमर्स कंपनियां कैसे संचालन करेंगी, दवाएं कैसे बेचेंगी, उनके पर डिस्काउंट कैसे दिए जाएंगे, इसे लेकर नए नियम लाए जाने की संभावना है। ई कॉमर्स कंपनियों ने इसका विरोध किया है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ई कॉमर्स कंपनियों के बीच जल्दी एक बैठक होने वाली है। आपके लिए इसका असर है, हमारे लिए आपका असर इसलिए यह है कि यदि सरकार इसमें डिस्काउंटिंग पर रोक लगाती है तो फिर आपको ई कॉमर्स कंपनियों से सस्ती दवाएं नहीं मिल सकेंगी। इसका पिछला इतिहास ये है कि ठीक इसी तरह से जब ई कॉमर्स कंपनियां भारत में आई थीं और वो डिस्काउंटिंग पर सामान बेचती थीं, आपको याद होगा जब सेल लगाई जाती थी और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बेचती थी, तब भी इसी तरीके के सवाल उठे थे और फिर उनके डिस्काउंट देने की प्रक्रिया पर उन्हें सस्ता सामान बेचने के कुछ नियम तय किए गए थे। लगभग वैसी ही परिस्थिति ऑनलाइन दवा बेचने वाली ई फार्मेसी कंपनियों पर के बारे में होती दिख रही है। एक और खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS की कंसल्टेशन और रूम रेंट की दरों में बढ़ोतरी की है। OPD कंसल्टेशन पर फीस 150 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई है। इसी तरह IPD कंसल्टेशन पर फीस को 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। जनरल वार्ड में बेड की दर को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये और प्राइवेट वार्ड में फीस को 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। CGHS से जुड़े अस्पतालों को इसी फीस के आधार पर सरकार की तरफ से भुगतान किया जाता है। आयकर विभाग ने भारत में काम कर रही कई विदेशी कंपनियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में कंपनियों से भारत में निवेश किए गए पैसे के सोर्स के साथ कुल वैल्यूएशन की जानकारी मांगी है। कई ऐसी कंपनियों को भी नोटिस गया है जो भारत में लंबे समय से काम कर रही हैं। सर, नोटिस में क्या डिटेल मांगी जा रही है? ऐसा पहली बार हुआ है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आसपास एक शिकंजा कसता फंदा डालता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में रजिस्टर्ड हैं वो टैक्स पे करती हैं और अपने संचालन देती हैं, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात का संदेह है कि बहुत सारी कंपनियां जरूरी जानकारियां छिपा रही हैं और टैक्स के मामले में सही जानकारी नहीं दे रही हैं और उनकी भारत में काम करने वाली सब्सिडीज कितना वैल्यूएशन रखती हैं, उनके कामकाज पर में खर्च और कमाई कितनी, इसकी जानकारी दी जाए। संभावना इस बात की कि बहुत सारी कंपनियां भारत में टेक ओवर अधिग्रहण के लिए आगे जा रही हैं। भारत में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए निवेश की कोशिश कर रही। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके हिसाब किताब की जानकारी चाहिए। तो इनकम टैक्स की धारा 148A के तहत मार्च में सारी कंपनियों को वित्त वर्ष के अंत में ये नोटिस भेजे गए हैं जो कि 2019-20 के असेसमेंट ईयर से संबंधित है। 2019-20 में जो उन्होंने टैक्स चुकाया था उसमें उससे संबंधित हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारियां मांगी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां टैक्स अथॉरिटी ने ये मांगी है कि उनकी सब्सिडीज के वैल्यूएशंस कितने हैं, उन जो भारत में काम करने वाली कंपनियों की शाखाएं हैं उनका मूल्य कितना है, क्योंकि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस वैल्यूएशन के आधार पर टैक्सेशन को लेकर कुछ गफलत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से जारी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने वाला है। वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत पर डेट टू GDP रेशियो 83% से ज़्यादा रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 13-14 में ये रेशियो करीब 67.1% हुआ करता था। सर, क्या कहती है ये रिपोर्ट? IMF की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट का इंतज़ार बराबर रहता है क्योंकि IMF दुनिया के हर देश के बारे में, उसकी वित्तीय और राजकोषीय स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी करता है। IMF ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को भी कल जारी किया था, परसों जारी किया था, जिसमें भारत के आर्थिक विकास दर को 6% से नीचे किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है कि भारत में सरकार का कर्ज, पब्लिक डेट टू GDP रेशियो, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का और सरकारी कंपनियों का कर्ज शामिल है, उसकी दर में उसके प्रतिशत में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा इसमें यह दिया गया कि 2020 में भारत में GDP के अनुपात में जो सरकार का जो पब्लिक डेट था, गवर्नमेंट का सामान्य डेट था, वो करीब 75% था। 21 में बढ़कर 88.5% के आसपास पहुंच गया। उसके बाद इसमें गिरावट आई, लेकिन अब IMF ने कहा है कि 2024 के बाद इसमें फिर बढ़ोतरी होना शुरू होगी। 2024 में 83.2% है, ये बढ़ते बढ़ते 83.8% 2026 में और उसके बाद 2029 में 83.6% पहुंचेगा और इसके बाद नीचे आना शुरू होगा। ये जो 80% का नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, यानी भारत के GDP की तुलना में पूरे सरकार का कर्ज 80% है और सरकार के अलावा कॉर्पोरेट का कर्ज अलग है, लोगों का कर्ज अलग है, जो रिटेल कर्ज भारत में लिया गया है उससे अलग है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था कुल जमा जितना उत्पादन करती है उससे कहीं ज़्यादा, 100% से ज़्यादा कर्ज भारत के सिस्टम में है और इस पर दुनिया की एजेंसियां अपनी निगाहें रखती हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ तय होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कितनी कमजोरी और मजबूती है और डेट टू GDP रेशियो अपने आप में किसी देश की आर्थिक सेहत का महत्वपूर्ण पैमाना होता है। ये इस बात की तरफ भी संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था के भीतर बचतें कितनी हैं और उन बचतों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है।
कर्ज महंगा होने की वजह से कामकाज चलाने के लिए कंपनियां अब कर्ज की जगह दूसरे जरिए से पूंजी जुटाने पर जोर दे रही हैं। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए कंपनियों ने हाल के दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड यानी इन्विट्स के जरिए फंड जुटाने का ट्रेंड बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्री, L&T और IRB इंफ्रा जैसी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इन्विट्स के जरिए फंड जुटाया। सर, ये इन्विट्स के जरिए फंड क्यों जुटाया जा रहा है? यह नई प्रक्रिया शुरू हो रही है बाजार में। ब्याज दरें महंगी होने के कारण कंपनियों को कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है, और दूसरी चीज़ है कि पुराने कर्ज जो है उन पर भी ब्याज दर बढ़ता जा रहा है, और इसलिए अब कंपनियां अपनी एसेट्स को, जो उनके पास रियल एस्टेट एसेट्स हैं, जैसे रिलायंस ने अपनी वेयर हाउसिंग एसेट्स को बेचने की बात की है, L&T के पास कुछ अपने अलग रियल एसेट्स हैं, उन एसेट्स को इन्विट की प्रक्रिया के तहत एक ट्रस्ट बनाकर बाजार में बेचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उस पैसे से, उस एसेट को बेचकर जो पैसा है उससे कर्ज भी चुकाया जा सके, और मौजूदा परिस्थिति में अगर कंपनी के मुनाफे में भी कमी आती है तो उसे भी सपोर्ट किया जा सके, ताकि शेयरधारकों को जो मुनाफा कमिट किया गया वो दिया जा सके। ये एक नए तरीके की प्रक्रिया है जो भारतीय कंपनियों में अब शुरू हो रही है। अभी तक आमतौर पर जो इन्विट भारत में काम कर रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम कर रहे थे, वो इन्विट चलाने वाली म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां चलाती थी, जो अलग अलग एसेट्स को खरीद कर और उसमें लोगों को बेचने की सुविधा देती थी। पर अब कर्ज के दबाव में फंसी भारतीय कंपनियां अपनी ही संपत्तियां बेचकर संपत्ति जुटाने की कोशिश कर रही हैं। इसे आप सरकार के एसेट मॉनेटाइजेशन का प्राइवेट संस्करण मान सकते हैं। जैसे सरकार अपनी एसेट मॉनेटाइज कर रही है, वैसे कंपनियां जिनका नाम शोभन ने आपको बताया, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और L&T जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रक्रिया से कंपनियां कितना पैसा जुटा पाती हैं, और यह प्रक्रिया कैसे बाजार में इस्टेब्लिश होती है, और उनकी संपत्तियों को खरीदने वाले ग्राहक इन्विट में कौन होते हैं। आगे बढ़ते हैं और दिन की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरकार ने बुधवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए, और खुदरा महंगाई की जो दर थी वो औसत मार्च में 5.66% पर आ गई है, जो 15 महीने का निचला स्तर है। लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां अभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। राज्यों की बात करें तो राज्यों का हाल राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा इतर है। राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई की दर भले 5.77% हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी भी 6, 6.5, 7, 7.5% से ज़्यादा की महंगाई दर में तप रहे हैं। मार्च के दौरान शहरों में रिटेल महंगाई की दर गांव के मुकाबले ज़्यादा रही। रिटेल महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है वो 6% का है, तो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को मान सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत है 5.66%, वो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, RBI के सहनीय स्तर के नीचे आ गई है। सर, अभी भी किन चीज़ों की महंगाई सबसे ज़्यादा है? 3-4 प्रमुख उत्पाद, और ये महंगाई के आंकड़े के भीतर उतरकर हमें समझ में आता है। कल जब ये महंगाई का आंकड़ा आया और सुर्खियों में कि भारत में लंबे समय के बाद महंगाई की दर RBI के सहनीय स्तर यानी 6% से नीचे आई, तो ये महसूस हुआ कि शायद चीज़ें नियंत्रण में दिख रही। पर आंकड़ों के भीतर जाने पर हमें पता चलता है कि अधिकांश चीज़ों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीविका के लिए, उन सब की महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई है। जैसे कि हम एक आंकड़े आपको बताते हैं। अनाज, सीरियल्स के प्रोडक्ट्स की महंगाई, जबकि हम एक अच्छी खरीफ की फसल देख चुके हैं, रबी की फसल हमारे सामने, इसमें थोड़ा बहुत असर पड़ने की संभावना है। महंगाई की दर 15% से ऊपर है, 15.27% के आसपास है। इसे आप बाजार में आटे की कीमत से महसूस कर सकते हैं, जो आपको महंगाई महसूस होती है, क्योंकि महंगाई जो महसूस होती है वो आंकड़ों में शायद अक्सर नहीं दिखती। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है जहां महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर पर, क्या खाद्य महंगाई के सहनीय स्तर से भी ऊपर पहुंच चुकी है, वो स्पाइसेस है। 18% के आसपास मसालों की महंगाई इस समय बनी हुई है। जीरे की कीमत अभी हाल में बढ़ी है मौसम खराब होने के कारण, और बाकी महंगाई में भी बढ़ोतरी तेजी से दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो तैयार उत्पाद हैं, जो प्रिपेयर्ड फूड और प्रोडक्ट हैं, उनकी महंगाई करीब 7% से ऊपर है, 8% के आसपास है। ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि अनाजों की महंगाई ज़्यादा है, तो इसलिए प्रिपेयर्ड फूड्स की महंगाई दर ऊंची है। कपड़ों की महंगाई 8% से ऊपर है। कपड़े भारत में पिछले 1 साल से लगातार 8% से ऊपर की महंगाई दर के साथ बने हुए हैं। फुटवेयर की महंगाई भी 9% के आसपास दिख रही है, ये भी पिछले 1 साल से लगातार महंगे हैं। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में भी आपको महंगाई की दर ऊँची दिखाई दे रही है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी 8 से 9% की महंगाई दर दिखाई दे रही। ये बढ़ोतरी हमें बताती है दूध की महंगाई 10% के आसपास है। ये सारे वो हिस्से हैं जहां अगर आपको टॉप लाइन इन्फ्लेशन में कमी भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें कमी की सबसे बड़ी वजह सब्जियां हैं, जिनमें हमने 8% का डिफ्लेशन देखा है। करीब 9% की कमी हमने देखी, जिसके कारण महंगाई टॉप लाइन में ऊपर दिखाई दे रही। महंगाई भीतर से अभी वैसी ही है और उतनी ही मजबूत है, ये आंकड़ा हमें बता रहा है। सर, आगे राज्यों के अगर हिसाब से बात करें तो कौन से राज्यों में रहने की लागत, जीने की लागत सबसे ज़्यादा है? राज्यों का आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है। राज्यों में बहुत सारे ऐसे राज्य शुभ
हम इस सरकार की सूची में दिख रहे हैं जहां पर महंगाई की दर आरबीआई के सहनीय स्तर से ऊपर है और कुछ राज्यों में तो 7-8% के आसपास है। मैं आंकड़ों में देख रहा हूं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, और इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इतने राज्य हैं जहां पर महंगाई की दर 6% से ऊपर है, यानी रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर है। और तेलंगाना में तो ये करीब करीब 7.63% के आसपास है। केवल एक ही राज्य इसमें में आश्चर्यजनक रूप से 2 राज्य इसमें दिखाई देते हैं सरकार के आंकड़े में, जिसमें एक छत्तीसगढ़ और एक दिल्ली। छत्तीसगढ़ में महंगाई की दर 2% से नीचे दिख रही है और दिल्ली की महंगाई दर करीब करीब 3.44% के आसपास दिखाई दे रही है, जो कंबाइंड रूरल अर्बन इन्फ्लेशन है। पर इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें ग्रामीण और शहरी महंगाई ज़्यादा है, तो जिन राज्यों में ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं वहाँ पर महंगाई की दर में ज़्यादा तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर लगभग अब शहरी इलाकों की ग्रामीण की इलाकों की महंगाई दर के बराबर है। सर भविष्य अब आपको कैसा दिखता है, भविष्य में क्या संभावना बनती दिखती है महंगाई के मोर्चे पर? अब अभी तात्कालिक तौर पर मुझे लगता है रिजर्व बैंक भी महंगाई रुक जाने का, थमने का उत्सव नहीं मनाना चाहेगा, क्योंकि हमने एक तो जो इनहेरेंट जिद्दी महंगाई है 5% से ऊपर की कोर इन्फ्लेशन बनी हुई, जो रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से अभी भी ऊपर है, अगर आप देखें तो उस प्रक्रिया में महंगाई के आंकड़े में इसमें कोई स्थायी कमी होती नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो प्रमुख महंगाई के फैक्टर्स हैं उन्होंने कम होना शुरू कर दिया है। और इधर मौसम हमारे सामने है जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं, रबी की फसल में उत्पादन में गिरावट की संभावना, फिर उसके बाद आंशिक सूखे की या एल नीनो के कारण मानसून खराब होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं हमारे सामने बनी हुई हैं। दूध की कीमतों को लेकर वैसे ही दबाव बना हुआ है। इस तरह से लगता है कि महंगाई का आंकड़ा 6% और 6% से ऊपर ही बना रहेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो आने वाले समय में जुड़ सकता है वो शायद कच्चा तेल हो सकता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप रिजर्व बैंक की पूरे साल भर की कोशिशों के संदर्भ में शुभम देखें, क्योंकि समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के बहुत सारे देशों में उनके केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर बढ़ाने की नीतियों की समीक्षा महंगाई पर असर के तौर पर की जाती, तो आपको साल भर में कोई बहुत बड़ा फर्क रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज महंगा करने का नहीं दिखाई देता। महंगाई की परिस्थिति में महंगाई अपने ही तरीके से ऊपर नीचे हो रही, सब्जी जब थोड़ी सस्ती हो जाती है तो महंगाई का आंकड़ा नीचे आ जाता है, जैसे ही सब्जी की कीमतें बढ़ना शुरू होती है महंगाई फिर 6% से ऊपर पहुंच जाती। जो उसके भीतर की जटिल जिद्दी महंगाई है उस पर ब्याज दरें बढ़ने का कोई बड़ा असर हमें नहीं दिखाई दिया है अभी तक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड पर भाव $87 के भी पार पहुंच गया। क्रूड की महंगाई बढ़ने की वजह से भारत में आयातित उत्पाद की महंगाई बढ़ जाती है। जो प्रोडक्ट होते हैं आयात होने वाले, उनकी महंगाई बढ़ने की आशंका और गहरी हो जाती है। हालांकि रूस से आ रहा सस्ता कच्चा तेल कुछ हद तक इस महंगाई को रोक रहा है। अर्गस मीडिया के आंकड़े बताते हैं कि रूस के एक्सपोर्ट पॉइंट पर फ्लैगशिप यूराल क्रूड का भाव घटकर $60 के करीब आ गया है और अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे रूसी तेल का भाव $73 था। इस भाव में इंपोर्ट की लागत, माल भाड़ा सब कुछ शामिल है। सर पहला सवाल ये कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी क्यों बनती दिख रही है और इसकी ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? 2 वजह। एक तो ये कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की ज़मीन ओपेक के फैसले ने तैयार कर दी थी, जब पिछले हफ्ते ओपेक ने अपनी बैठक में तय किया था कि 1 मई से वो अपने उत्पादन में कटौती शुरू करेगा और उस कटौती को अचानक तेजी से सारे देशों ने शामिल भी कर लिया। उसमें रूस भी शामिल है और बाकी दुनिया के सारे प्रमुख तेल उत्पादक देश जो ओपेक और ओपेक प्लस के सदस्य हैं उन्होंने उत्पादन में कटौती का फैसला कर लिया है और उसके कारण बाजार में बुल रन वापस शुरू हो रही है। तेजी का दौर बराबर शुरू हो रहा है। नहीं तो हमने हाल ही फिलहाल के हफ्तों में देखा था कि तेल की कीमतें $80 उससे नीचे खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरा जो ताजे आंकड़े आए हैं वो चीन से आए हैं। चीन में जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो मार्च में 3 साल के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है। करीब 22.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चीन में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के कारण दिखाई गई है। चीन ने करीब 12.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से मार्च में कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है, जो कि औसतन 10 मिलियन बैरल पर डे के आसपास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चीन की जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने भविष्य की तैयारियों के लिए अपने उत्पादन क्षमताओं में बढ़ोतरी की है, इसलिए वो और ज़्यादा क्रूड खरीद रही हैं, सामान्य खपत से ज़्यादा क्रूड खरीद रही हैं। और इस चीन अपने यहाँ ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनाने के लिए और इकोनॉमी की रिकवरी के संदर्भ से में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो उत्पादन में कटौती एक तरफ से और दूसरी तरफ से आने वाली नई मांग, इन दोनों वजहों से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है।
अब $90 के या $90 के आसपास पहुंचने के आकलन करीब दिखाई दे रहे हैं। सरकार के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है और खासतौर पर ऐसा लगता है जैसे कि सिरमौराते ओले पड़ने जैसी स्थिति दिख रही है। अभी रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा था कि भारत का जो अब विकास दर का आकलन है वो करीब $85 पर बैरल के क्रूड के आसपास किया जाएगा, लेकिन यहाँ अब कच्चे तेल की कीमतें $87-88 पर बैरल से ऊपर निकल रही हैं और चीन से आने वाली जैसी मांग दिख रही है, अगर ये बनी रहती है तो ऐसा लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें थोड़े और ऊपर जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि ओपेक के देशों ने सिर्फ पहली बार ही इसी मई से कटौती नहीं की है, बल्कि ओपेक के देशों की तरफ से सऊदी अरब ने इस बात का संकेत भी दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो उत्पादन में और भी कटौती की जाएगी। यानी ओपेक प्रमुख उत्पादक देश कच्चे तेल की कीमत को $90 के आसपास ही घुमाते रखना चाहते हैं और इसलिए जो महंगाई का आंकड़ा हमें मिल रहा है या इसलिए जो महंगाई का आकलन रिजर्व बैंक ने दिया या जो कल आंकड़ा आया, यह आंकड़ा अस्थायी साबित हो सकता है। अगले 2 महीनों में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें फ्यूल की इन्फ्लेशन की भी वापसी होती दिखाई देगी। सर एक सवाल और कि ये जो रूस से सस्ता तेल आ रहा था, इसका असर महंगाई पर क्यों नहीं दिखा? रूस से आ रहे सस्ते तेल के बारे में जो सूचना मिल रही है कि अभी भारत के क्रूड बास्केट में इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है, शामिल ही नहीं किया गया है। इसलिए भारत के जो कच्चे तेल की गणना है उसमें अभी भी कच्चे तेल की कीमत की गणना या कीमत अभी भी देखिए उसी आधार पर की जाती है। तभी रिजर्व बैंक ने कहा कि $85 पर बैरल के आधार पर हम कच्चे तेल की कीमत की गणना करेंगे, तो भले ही वो $60 का क्रूड हो, $70-73 में भारत में पड़ रहा हो, पर भारत में कच्चे तेल की आयात के मूल्य की जो गणित है या जो उपभोक्ता को मिलने वाला पेट्रोल डीजल है उस पर इस सस्ते कच्चे तेल का कोई फायदा असर नहीं दिखाई दिया। साल भर में भारत ने बहुत सारा कच्चा तेल रूस से क्रूड सस्ता आयात किया, लेकिन उसका फायदा कंपनियों को तो मिला, उसका फायदा निर्यातकों को तो मिला। जो कंपनियां भारत में कच्चे तेल की रिफाइनिंग करके एक्सपोर्ट करती थी, निर्यात करती थी, उनको तो मिला, लेकिन जो उपभोक्ता थे जिनको कच्चे पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि आया हुआ तेल अभी भारत की जो पेट्रोलियम की गणित है उसमें शामिल नहीं किया गया है। बुधवार को भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जारी हुआ, वो था औद्योगिक उत्पादन का। फरवरी के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में जो ग्रोथ थी 5.6% दर्ज की गई। हालांकि कई सेक्टर में ग्रोथ बढ़ने की बजाय घटी है। सर IIP के आंकड़े के भीतर कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं? IIP का आंकड़ा भी चौंकाने वाला था। IIP के आंकड़े में आमतौर पर मासिक आधार पर इतने बड़े बदलाव नहीं दिखते, लेकिन जो आंकड़े में विकास दर आई वो 2023 में 5.6% की थी। पर 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो अर्थव्यवस्था में की मशीनों के सुस्त पड़ने के संकेत दे रहे हैं और इसीलिए अगले साल आर्थिक विकास दर के आकलन इस तरह से आ रहे हैं। पहला आंकड़ा ये था कि अगर आप IIP के आंकड़ों को भीतर से खोलें तो इसमें ये दिखाई दिया कि भारत में पहली बार लंबे समय के बाद इंटरमीडिएट गुड्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दी। जो इंटरमीडिएट गुड उत्पाद हैं उनमें 4 महीने का लगभग अंतर था। 4 महीने बाद पहली बार उसमें उत्पादन नकारात्मक स्थिति में पहुँच गया, यानी मार्च के महीने में फरवरी के महीने में इंटरमीडिएट गुड्स के उत्पादन में गिरावट आई, उसकी मांग नहीं दिखाई दी। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा कि लगातार तीसरा महीना था जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उपभोक्ता सामान जिसमें बिजली के उपकरण और घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तक आते हैं, इनकी के उत्पादन में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, यानी इनके उत्पादन में भी सिकुड़न या शून्य से नीचे की दर दिखाई दे रही। ये 2 महत्वपूर्ण संकेतक हैं जिससे ओवरऑल तो आपको भारत के IIP में फैक्ट्री आउटपुट में बढ़ोतरी दिखती है, पर ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जहां पर तेज गिरावट दिखाई दे रही। इसके अलावा बिजली के उत्पादन में भी मार्च में 4.6% की गिरावट दिखाई दी। ये भी थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था, क्योंकि आमतौर पर मार्च के महीनों में हमने जो आंकड़े देखे तो उस हिसाब से बिजली की मांग बढ़ने के आंकड़े दिख रहे थे, पर बिजली उत्पादन में गिरावट आई है। अब ये आंकड़े हमें इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि जब साल की हम शुरुआत कर रहे हैं तो साल की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत की साइड से, अगर उपभोक्ता की खपत के साइड से देखें तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें उत्पादन में बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, नॉन ड्यूरेबल्स में उत्पादन बढ़ता दिख रहा है। बुधवार को अमेरिका में भी मार्च के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए और वहां पर महंगाई 12 महीने के निचले स्तर 5% पर आ गई। हालांकि अमेरिका में महंगाई दर वहां के सेंट्रल बैंक के सहनीय स्तर से अभी ऊपर है। वहां के फेडरल रिजर्व का जो महंगाई का ऊपरी स्तर है वो 4% का है। अमेरिका में महंगाई दर घटने की वजह से संभावना बढ़ गई है कि भविष्य में अब शायद अमेरिकी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे। इस वजह से वहाँ की जो करेंसी है डॉलर, उसमें नरमी आई और कमोडिटीज़ की कीमतें एक बार फिर से उछल गईं। सर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े क्या बता रहे हैं और फेडरल रिजर्व आगे क्या करेगा? अगर आप गिरावट की ट्रेजेक्टरी देखें, हालांकि बहुत तेज नहीं थी, लेकिन अगर गिरावट की ट्रेजेक्टरी देखें तो अमेरिका में महंगाई दर में गिरावट आई पिछले साल की तुलना में भी, मासिक आधार पर भी। लेकिन अगर आप
टारगेट और लक्ष्य देखें तो 5% के लक्ष्य से बहुत पीछे है। और यहीं से फेडरल रिजर्व की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। लोग ये मान रहे हैं या विशेषज्ञ मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ये भी कम से कम एक बढ़ोतरी और करेगा, क्योंकि उसको उसकी कोशिशों का असर दिखने लगा है, क्योंकि महंगाई दर ने काफ़ी तेज़ी से 7% के ऊपर महंगाई पहुंच गई थी, जहां से घटते घटते 5% पर आ गई है। तो फेडरल रिजर्व को अपने फैसलों का फ़ायदा दिखने लगा है वहाँ पर, और इसलिए इसे और मजबूती से एक और दबाव बनाए रखने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक संकेत और दे सकता है, जिससे इसे घटाकर उत्तरोत्तर 5% से नीचे लाया जा सके। लेकिन इसका दूसरा बड़ा असर यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ने के कारण जिस तरीके की असंगतियां पैदा हो रही हैं, बैंकों को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं, बैंकों ने जो सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर रखा है अमेरिका में उन पर जो उनको नुकसान हो रहा है, इसे देखते हुए शायद फेडरल रिजर्व पॉज करने की कोशिश भी करे और थोड़े समय के लिए इंतजार करे। महंगाई के मामले में महंगाई की प्रकृति, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, एक स्थायी प्रकृति रहती है कि महंगाई में तेज़ी से एक साथ कमी आना शुरू नहीं होती। महंगाई थोड़ी गिरती है और उसके बाद फिर वापस लौटने का खतरा बनता है। अमेरिका में भी महंगाई की वापसी के खतरे उसी तरीके के हैं जैसे भारत में। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो वहाँ भी गैसोलीन की प्राइस बढ़ेंगी और वहाँ भी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। फेडरल रिजर्व की अब बैठक, इस संदर्भ में जो अगली बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उससे दुनिया भर में ब्याज दरों को लेकर संकेत मिलेंगे। दिग्गज अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है कि अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था के सामने सिलिकॉन वैली बैंक जैसा संकट बढ़ सकता है और कुछ और अमेरिकी बैंक इसकी भेंट चढ़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के बैंकों में जमा अमेरिकी नागरिकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, वो नहीं डूबेगा। सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं वॉरेन बफे? वॉरेन बफे की बात इसलिए महत्वपूर्ण है समझना कि एक तो हम अमेरिका के बैंकों को जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कवरेज मिलता है वो मिल रहा है, लेकिन जो छोटे और मझोले बैंक हैं उनके लिए दो सबसे बड़ी समस्याएं बन रही हैं। एक तो उन्हें जो बाजार में उन्होंने निवेश कर रखा था अमेरिका के बॉन्ड्स में, उन पर उन्हें नुकसान हो रहा है। बड़े बैंकों से मिलने वाली पूंजी उन्हें कम हो रही है और वहाँ के जो फेडरल रिजर्व ने जो स्पेशल विंडो खोली थी जिसके जरिए उन्हें मदद दी जा रही थी, उसमें भी अब उन्हें ब्याज दरों की गहरी समस्या दिखाई दे रही है। और डिपॉजिट्स ना बढ़ने की स्थिति में, ब्याज दरें महंगी होने की स्थिति में जो छोटे और मझोले बैंक हैं उनके कारोबारी मॉडल बुरी तरह लड़खड़ा रहे हैं। हम लोग इस पर एक विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इकोनॉमिकम में, अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर के भीतर क्या हो रहा है। और समस्या यहाँ से आई है जहाँ जब अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैंकिंग कानून में बदलाव किया था, उसके बाद छोटे और मझोले बैंकों में ज़बरदस्त और बड़ी फॉल्ट लाइंस बनी थी जिनकी अनदेखी की गई नियामकों की तरफ से, और अब उनके पूंजी आधार लड़खड़ा रहे हैं। तो बचतकर्ताओं को तो 2008 की नसीहत और उससे पहले की नसीहत के बाद बचा लिया जाएगा, पर एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि अमेरिका में बचतकर्ताओं की सारी बचत बीमा के दायरे में नहीं आती। जैसे SVB बैंक के संदर्भ में हमने देखा था कि 90% बचत ऐसी थी जो इंश्योरेंस के दायरे से बाहर थी, और जो इंश्योरेंस के दायरे से बाहर बचत है उसमें बड़ा नुकसान होता है। और ऐसी बचत दरअसल आम लोगों से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स की है, कंपनियों की है, कारोबार करने वालों की है, और उनके लिए बैंकों का डूबना काफ़ी भारी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ के अनुमान में बड़ी कटौती की है। चालू वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ के अनुमान को 2% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। कर्ज में डूबी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महंगाई तथा बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी की वजह से ग्रोथ के अनुमान में कटौती की गई। सर, वो जो राहत पैकेज की बात चल रही थी IMF की तरफ से, वो कहाँ रह गया, वो कहाँ अटक गया? अभी भी शुभम राहत पैकेज को लेकर IMF संतुष्ट होता नहीं दिख रहा है पाकिस्तान में सुधारों से। पाकिस्तान में भी हाल में ही सब्सिडी में कटौती की गई थी, पेट्रोलियम डीजल की और पेट्रोल एनर्जी के प्राइसेस बढ़ाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में जो सुधार हैं उनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां आश्वस्त नहीं दिख रही हैं। और इस बीच आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट का आकलन किया गया, और ये भी कहा गया है कि IMF में इस साल IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की दर 27% तक जा सकती है। आगे बढ़ते देखते मनी सेंट्रल झटपट। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रस्तावित डीमर्जर से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से निफ्टी इंडेक्स में कंपनियों को शामिल करने और बाहर करने के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा नियम ये कहते हैं कि निफ्टी में शामिल अगर किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तो उस कंपनी को इंडेक्स से बाहर किया जा सकता है, लेकिन निफ्टी में क्योंकि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा स्टॉक है, ऐसे में उसे इंडेक्स में बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव संभव है। देश की जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसके जायज़ इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद पानी के जायज इस्तेमाल पर प्रोत्साहन की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं।
दुनिया भर के स्टार्टअप को फंडिंग देने वाला जापान का सॉफ्टबैंक चीन की कंपनी अलीबाबा में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। चीन के कारोबार में सॉफ्टबैंक अपना एक्सपोजर घटाना चाहता है, साथ में फंड भी जुटाना चाहता है। इसके लिए अलीबाबा में हिस्सेदारी बेची जा रही है। 2023 से अब तक सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा में $7.2 अरब की हिस्सेदारी बेची है और पिछले साल तो $29 अरब की हिस्सेदारी बेची थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बिजली पानी को लेकर बिजली जैसी व्यवस्थाओं के बारे में अब विचार शुरू हो रहा है। हालांकि भारत में पिछले 3-4 साल से 5 साल से हम लगातार इसकी चर्चा सुनते आए हैं सरकार के स्तर से कि पानी के उपयोग को संरक्षित करने के लिए नई नीति आएगी, पर नीति नहीं आई। कुछ राज्यों में गर्मियों में पानी की भयानक किल्लत होती है और अब इस साल जब तापमान बढ़ने लगा है तो पानी की वही समस्या दिखाई दे रही। इस प्रस्ताव पर लंबे समय से विचार चल रहा था कि भारत में वाटर के लिए प्रॉपर नए रेगुलेशंस लाए जाएँ। पानी से जुड़े हुए रेगुलेशन शुभम भारत में बड़े ढीले ढाले और उलझे हैं। उन पर पानी जो आपको आपूर्ति होती है उसका पैसा जो आपसे लिया जाता है वो भी बहुत कम है। तो शायद नीति आयोग एक नई तरीके की व्यवस्था लाने वाला है जिसमें 2 काम होंगे। एक तो ये कि ऐसे अप्लायंसेस को, ऐसे एफिशिएंसी अप्लायंसेस को बढ़ावा दिया जाएगा जो पानी की खपत रोकते हों, जैसा कि बिजली में हुआ था और बिजली में संरक्षण में ऐसे अप्लायंसेस को बढ़ावा दिया गया। और 7-8 साल की प्रक्रिया के बाद अब धीमे धीमे ऐसे उत्पाद हमारे पास आ गए जिनकी स्टार रेटिंग्स है जो बिजली की खपत में प्रभावी रूप से घटाने में प्रभावी रूप से मदद करते हैं। तो एक तो ये तरीका है जिस तरीके पर विचार किया जा रहा है कि वाटर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की और उनके मॉडल्स तैयार किए जाएं और इसके अलावा जिन्हें कि घरों में लगाया जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि पानी के उपयोग को कम करने के लिए भी कई तरीके के प्रोत्साहनों की प्रक्रिया बनाई जाए। इस पॉलिसी का इंतजार रहेगा। भारत को पानी के लिए इस तरीके की नीतियों और रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे होगी रविवार को। अब आप कहेंगे कल क्यों नहीं होगी? कल इसलिए नहीं होगी, कल है छुट्टी, कल है स्टॉक मार्केट बंद, कल है सरकारी छुट्टी, अंबेडकर जयंती की, बैसाखी की। तो कल हम मनी सेंट्रल लेकर नहीं आएंगे। अगला मनी सेंट्रल आएगा सोमवार को, लेकिन उससे पहले रविवार को हम लेकर आएंगे इकोनॉमिकम। सर, वहाँ क्या खास होगा? इस बार के इकोनॉमिकम में हम उसी चर्चा पर बात करेंगे जहां हम आपको छोड़कर जा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो नया साल शुरू हो रहा है, आखिर उसमें भारत के आर्थिक विकास दर के आकलनों में इतनी तेज कटौती क्यों हो रही है? क्या हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर ऐसा जिसमें कोविड से उबरने के बाद रिकवरी नहीं दिखाई दे रही बल्कि ढलान दिखाई दे रही है? इस सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में है कि वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब कब तक पूरा होगा? क्या है उस रास्ते के अड़चने? कब तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी? और इसके साथ तीसरा सवाल ये भी कि अगर बन भी गई $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो वो कैसी होगी? उसमें क्या होगा आपके लिए और हमारे लिए? इन सारे सवालों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे इस बार इकोनॉमिकम में। वित्त वर्ष की शुरुआत है। वित्त वर्ष की शुरुआत हमेशा लक्ष्यों के साथ, विकास दर के लक्ष्य और आकलनों के साथ होती है। तो इकोनॉमिकम में इस बार समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर इस समय हो क्या रहा है, कुछ ऐसा अनोखा काम जो हमें नहीं पता था। और ये $5 ट्रिलियन के ख्वाब का आखिर हुआ क्या, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और मिलेगा तो इसके बदले हमको क्या मिलेगा? तो ये है इस बार का इकोनॉमिकम का मुद्दा। बेहद रोचक है और बेहद जानने लायक है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, $5 ट्रिलियन पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे अहम बात तो यही है। तो इस बार इकोनॉमिकम में यही समझेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।